अच्छा देखिए, जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको एक चीज पर ध्यान दीजिए, एक पॉइंट पर कि कॉलेजियम सिस्टम जो है कहाँ दिया गया है? क्या संविधान में दिया गया है? नहीं, संविधान में दिया गया है। ये संविधान में दिया गया है। माने जो इस सिस्टम है कॉलेजियम, जो कॉलेजियम सिस्टम है ये संविधान में दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में नहीं दिया गया। संविधान तो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है उसको जो है अपॉइंट करेंगे और सिर्फ परामर्श करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम से अलग चीज है। अच्छा, तो क्या ये संसद के कानून से आया है? क्या संसद ने कॉलेजियम सिस्टम का कोई कानून बनाया? इसका अर्थ हो गया ये नॉन स्टैट्यूटरी भी है, नॉन स्टैट्यूटरी। देखिए, अगर संसद ने कोई कानून बनाया होता, उस कानून के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम आज काम कर रहा होता, तो हम इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी है। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी भी नहीं है। ये तो आविष्कार है हमारी न्यायपालिका का। इट इज जस्ट एन इन्वेंशन ऑफ आवर जुडिशरी। ठीक, तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप इस बात को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ये संविधान में नहीं दिया गया। ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है आपके पास, ये संविधान में नहीं दिया गया है, अर्थात ये संविधान नेतर व्यवस्था है, ये जो है किसी कानून के द्वारा भी नहीं लाया गया है। तो ये जो है विधियेतर व्यवस्था है, ये नॉन स्टैट्यूटरी है। ये दो बातें आप कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ध्यान कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हो, वो आपको उन स्टेटमेंट्स को देख के बताना हो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, किसमें क्या सही है क्या गलत है। तो इस बात का रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये जो है संविधान में नहीं दिया गया है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी भी है। कोई संसद ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया था, या किसी भी लेजिस्लेचर ने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। ये तो न्यायपालिका की अपनी खोज है, न्यायपालिका का अपना डिसीजन है। ठीक, तो जिस तरीके से आज भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, वो व्यवस्था संविधान में तो नहीं थी। संविधान में ताकत दी थी कार्यपालिका को, लेकिन न्यायपालिका ने कार्यपालिका से उस ताकत को हस्तगत कर लिया, हथिया लिया, यूजर्पेशन। ठीक, तो ये पॉइंट समझ गए। नोट कर लीजिएगा, नहीं तो जो है वो चीजें टिकती नहीं है। जो चीज अभी खूब समझ आ गई है, ये बात तक नहीं रहेगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट होगा वो है सैलरी। जो न्यायाधीश है, संविधान के से शपथ है, तो शपथ जो है संविधान में कहा दी गई है। आप ये हमारे जजों की, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो शपथ है, उसका प्रारूप कहाँ दिया गया है? ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो कहाँ दिया गया है? संविधान में कहाँ दिया गया है शपथ? दूसरी अनुसूची में। देखिए, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं। जो 12 अनुसूचियां हैं, प्रश्न आता है संविधान में कितनी अनुसूची है, उनकी संख्या पूछी जाती है। इसके अलावा किस अनुसूची में क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो किस अनुसूची में क्या है, ये हम आपको अलग से कोई नहीं बता रहे कि यहाँ अनुसूची लिखा है, उस अनुसूची में क्या है। आप आराम से इसको लक्ष्मीकांत में देखकर पढ़ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, जब यहाँ जो प्रासंगिक होता है वहां बनाते हैं पहली अनुसूची में है,
ये दूसरी अनुसूची में है, ये तीसरी अनुसूची में है। जैसे हमने आपको पढ़ा, जब हमने केंद्र राज्य संबंध बताया, तुमने बताया विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स कहां पर है? 7वीं अनुसूची में, 3 सूचियों में है। बताया नहीं बताया? तो जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां पर हम पर्टिकुलर उस अनुसूची के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपका भी ये कर्तव्य है कि आप बुक उठाइए, वहां पर 12 अनुसूची दी गई है, 12 अनुसूची में किसमें क्या दिया गया है सब उसमें लिखा हुआ है। तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में मैच कराने के लिए आएगा कि जो है प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, ये मैच कराने के लिए आता है। ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, छोटे से बड़ी परीक्षाओं तक ये खूब पूछा जाता है। ठीक, तो इससे हमने आपको बताया था कि शपथ किसमें है, सकट शपथ किसमें है, सकट में नहीं, क्या सकट में लिखा है हमने? सकट में नहीं है, तीसरी में है, तीसरी में है। हमारे फ्रेंड ने बताया, उसने कैसे याद किया था, बोला था गांव में लोग कहते हैं 3 बार जो है कसम खाओ, तो 3 बार कसम खाओ तीसरी अनुसूची में। तो उसने बताया था, हमको भी याद हो गया। दूसरी अनुसूची हम भूल गए कि किसमें क्या सोचना पड़ता है। और उसका यह उसने ये कहानी बताई कि गांव के 3 बार गंगा जल उठाओ, तो 3 बार शपथ तीसरी अनुसूची में है, ऐसे आप चल रहे। ठीक, तो शपथ तीसरी अनुसूची में है। लेकिन दूसरा प्रश्न जहां से क्या पूछा जाता है कि किस संवैधानिक पदाधिकारी का शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है? शपथ तीसरी अनुसूची में है, शपथ। अब उसमें से किसका नाम वहां, किसका प्रारूप वहां नहीं दिया गया है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए आर्टिकल में व्यवस्था कर दी गई है। आर्टिकल 60 कौन सा है? 60 है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी बता दी गई है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ की व्यवस्था भी तीसरी अनुसूची में नहीं मिलती। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की, संवैधानिक अधिकारियों की शपथ है तीसरी अनुसूची में है। तो आप यहाँ 2 बातें याद रखनी है, शपथ किस अनुसूची में है? तीसरी में है। बस तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ दे दी गई है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की दी गई। बस यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका सैलरी, तो देखिए सैलरी, हाँ, तो सैलरी जो है संविधान में, संविधान दी गई सैलरी, तो सैलरी कहां पर है? संविधान में कहां पर है? दूसरी अनुसूची में। सैलरी जो कहां पर मिलेगी आपको? सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में जो है आपको सैलरी मिलेगी। अब सेकंड शेड्यूल अगर आप उठा के देखोगे, वहां लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 5,000 होगा, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 4,000 होगा। तो आज नहीं लिखा हुआ है, और आगे ये लिखा हुआ है संसद इसको समय समय पर जरूरत अनुसार इसको अमेंड करके निर्धारित करेगी कितना होगा। ठीक, तो 5,000 आज लिखा हुआ है, मगर उसके बाद संसद ने कानून बनाया, और कानून बना के जो है बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन या हाई कोर्ट के जज का वेतन कितना होगा। ठीक है, तो उसको संसद ने कानून बना बताया सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, कानून बना दिया कि जो है सैलरी अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसने लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का वेतन जो है 5,000 से जगह उसने कर दिया 10,000 होगा, और अन्य न्यायाधीशों का 9,000 होगा। और बाद में फिर उनको वेतन बदलना है, तो क्या करते हैं, इसी कानून में संशोधन कर देते हैं और कह देते हैं अब वेतन इतना होगा, अब वेतन इतना होगा। ऐसे कानून में बार बार संसद के कानून में संशोधन करके इनका वेतन बढ़ाया जाता है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो कहां दिया गया है? दूसरी अनुसूची में दिया गया, संविधान में दिया गया है। लेकिन वहां पर तो वो 5,000 4,000 दिया गया है। आगे ये व्यवस्था है कि आगे वेतन विन्यास क्या होगा, जो संसद के कानून के द्वारा तय किया जाता है। 2 बातें याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया जाता है, और उसमें कोई भी परिवर्तन संसद के कानून के द्वारा किया जाता है। तो मान लीजिए कि जज की जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन मान लीजिए 2.5 लाख रुपए है, उसको हम 2.5 लाख से बढ़ाकर 2,80,000 करना चाहते हैं चीफ जस्टिस का, तो संविधान में संशोधन करेंगे? नहीं, ये संविधान संशोधन नहीं होगा, संसद के कानून में संशोधन होगा। तो इनके वेतन को बढ़ाने के लिए संविधान का संशोधन तो बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है,
तो संविधान के संशोधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। संसद में कानून बना के उनके वेतन को निर्धारित किया जाता है। तो अगर कभी भी उनके वेतन में कोई परिवर्तन करना है तो खूब अच्छी तरह समझिए कि संविधान में संशोधन नहीं होगा। जो कानून बना हुआ संसद का जहां लिखा हुआ है 2,80,000 है, उसको संशोधित करके लिख देंगे उनकी 3 लाख है। ठीक, अब देखिए ये बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के है वो 2.5 लाख। अरे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब बताओ और उनका वेतन कितना है? अब बताइए सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनता है? हाई कोर्ट का जज जो 5 साल पूरे कर चुका हो कम से कम, या हाई कोर्ट का ही जो है कोई वकील जो 10 साल। अब हाई कोर्ट का वकील जो है नहीं बनना चाहता सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज, नहीं बनना चाहता क्योंकि वो उससे ज्यादा कमा रहा। अगर प्रोमिनेंट लॉयर है कोई, हमारी तुम्हारा झोला झाँक चला जाए हम वकालत करने तो उसके हाँ बना दो, लेकिन वहां बहुत लाखों संख्या में वकील है। भारत 25 करोड़ है, तो हर कुल वकीलों की संख्या कितनी होगी? लाखों में होगी। तो ऐसा नहीं कि वकील बनना नहीं चाहते, लेकिन अच्छा वकील कभी नहीं बनना चाहता कि हमको जज बनाओ। जज बनाने के बाद हम कुछ दूसरा काम हम कर नहीं पाएंगे, मनाही हो जाएगी, बस जज करनी पड़ेगी। और जज में वेतन कितना दोगे? अगर चीफ जस्टिस भी बनाओगे आखिरी टाइम पे तो 2,80,000। इसलिए सामान्य तौर पर एक अच्छा वकील कभी भी जो है जज नहीं बनना चाहता। तो अगर आप देखिए जो न्यायाधीश है हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वहां आप देखोगे 99% जो है न्यायाधीश जो है वो वकील नहीं है। न्यायाधीश कौन बनता है? या तो कोई जज होगा या कोई वकील होगा। तीसरा वो एक और है, कोई डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होना चाहिए, अर्थात किसी लॉ कॉलेज का कोई प्रोफेसर जिसने एलएलबी किया हो, फिर एलएलएम किया हो, जो मास्टर डिग्री होती है, फिर एलएलबी किया हो, हमारे रिसर्च की हो, उसका रिसर्च पेपर प्रकाशित होता हो। इस प्रकार का जो कोई डिस्टिंग्विश्ड जो है जज होगा वो बनेगा जज। तो आज तक वहां से तो कोई बनाया नहीं गया, क्यों नहीं बनाया गया? उन कॉलेज में सब जज बैठते हैं आपस में, वो हमारा भतीजा हमारा भतीजा वो सब जाके वहां बनते जज। तो उनका भतीजा या तो कहीं पर वकालत कर रहा होगा या वकालत करने के बाद हाईकोर्ट में जज बन गया होगा, तो उसको प्रमोट कर देते हैं वहां पर। तो कभी भी कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो कि हमारे जजों की अपॉइंटमेंट जो तीसरी क्वालिफिकेशन है, अर्थात किसी लॉ कॉलेज का बड़ा प्रोफेसर, आज तक कभी नहीं बना भारत में जज। और बार माने वकील से भी कम लोग जाते हैं यहाँ से कम लोग जाते हैं। तो ज्यादातर कौन जज बन रहे हैं? जज वही बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बनना है हाई कोर्ट का जज होगा तो सुप्रीम कोर्ट को प्रमोट कर दिया जाता है। तो जो सैलरी है तो सैलरी कौन तय करेगा? संसद का कानून। और नियम यह है कि एक बार सैलरी जैसे उसका अपॉइंटमेंट के बाद उसकी सैलरी पे कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो नकारात्मक हो। ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि जज निष्पक्ष होकर काम करे। नहीं तो क्या होगा, जज बन गया, अब जज बनने के बाद फैसला दे रहा है, अच्छा बहुत उछल रहा हो। अब देखो संसद के कानून संशोधित करते हैं और तुम्हारी सैलरी और तुम्हारा ये अलाउंस और तुम्हारा ये मकान, टेलीफोन का खर्चा, चिकित्सा खर्चा और आने जाने खर्चा भी सब हम काटते हैं। अगर मुद्दे ठिकाने आ जाए कर सकते ना, और पता चला जब ये सब कर दिया जाएगा तो जीपी कहेगी क्यों तुम जो है इतना निष्पक्ष होकर निर्णय करते हो। बात तो होगी नहीं। तो ये नियम बन गया है कि जो व्यक्ति जज बन गया तो बनने के बाद संसद कानून बना के उसमें कोई निगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकता। आप कानून आप उसकी सैलरी को बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के बाद। ठीक, माने हमारे सपोज कम करना है, एक कल्पना कर सकते कैसे हुआ नहीं, तो क्या जो कानून बनेगा वो जो भविष्य में जो अपॉइंटमेंट होगी उनके लिए होगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं होगा, ताकि काम करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर निर्भीक होकर अपनी डिसीजन दे। तो सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद उसकी सैलरी में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरी व्यवस्था ये की गई है, इनकी जो सैलरी है, इनकी जो पेंशन है, इनके जो प्रिविलेजेस है, अलाउंसेस है, ये सब जो है देश की भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका क्या अर्थ है?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। Salaries, allowances, etc. of the Supreme Court are charged upon the consolidated fund of India. इसका क्या है? ये हम आपको समझा दें, तो उसका लिखा देंगे सब। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया माने भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे भारत होती है, ऐसे राज्यों की संचित निधि, उत्तर प्रदेश की संचित निधि। ये होता क्या है? ये भारत सरकार का क्या है? खजाना है। हमने आपको जब केंद्र संबंध बताए थे, तो इकोनॉमी आपको बताया था, जो यूनियन टैक्सेस हैं, वो यूनियन टैक्सेस जो राज्य के खजाने में नहीं जाएंगे। कुछ तो यूनियन टैक्सेस ऐसे होते हैं कि केंद्र सरकार ने लगाया, मगर वसूली राज्य सरकार ने की, वसूल करके अपने खजाने में रख लिया। वो कभी केंद्र सरकार के खजाने में, केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में पहुंचता ही नहीं है। हम वो धन की बात कर रहे हैं, वो यूनियन टैक्सेस जो यहाँ पर भरे जाते हैं। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यूनियन टैक्सेस। वो यूनियन टैक्सेस जो भारत सरकार के खजाने में भरे गए, पैसा भरा गया, भारत सरकार ने कहीं से ऋण लिया विदेशों से, वो पैसा कहाँ भरा जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संचित निधि में। तो भारत सरकार को जहां जहां से आय हो रही, चाहे टैक्स हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, या कहीं से उन्होंने कोई किसी को कर्जा दिया था, कर्जा वापस आया या भरा गया, किसी को कर्जा दिया था, कर्जे में ब्याज भरा भारत सरकार को, भारत सरकार ने नेपाल को सपोज कर्जा दे दिया, भारत सरकार ने कुछ डॉलर जो है हमारे श्रीलंका को दे दिया। तो जिन्हें कर्जा लिया है, उस कर्जे में वो हमको ब्याज देंगे भारत सरकार को, वो कहाँ भरा जाएगा? यहाँ। तो ये भारत सरकार का खजाना है। क्या भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार का खजाना है। ठीक, किस हमने आपको बताया था, इस खजाने में से जो टैक्स से पैसा आया है, जो यूनियन टैक्स से पैसा आया है, उसमें करीब 41% जो है राज्यों को बांट दिया जाता है। वित्त आयोग की संस्तुति पर बताया था ना। तो यहाँ से आप खर्चे किए जाएंगे। इसके अलावा और भी सरकार को खर्चे करने हैं। सरकार को, जजों को, अपने कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बांटना, यही पैसा निकाला जाता है। तो जब पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए जो है बजट पास किया जाता है। फरवरी में बजट रखा जाता है, तो सरकार बताती है कि हमारे इतने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार बताएगी हमारे इतने केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कुल मिलाकर इतना वेतन हमको साल भर तक चाहिए। ठीक है, पास हो गया बजट, आप निकाल लो पैसा। इतने हमारे केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड हैं, अब काम नहीं कर रहे हैं, उनको पेंशन देनी है, उसके लिए हमको इतना पैसा चाहिए, सब बजट में लिखा जाता है साल भर का पूरा खर्चा। जब बजट पास हो जाता है तब सरकार के साथ अथॉरिटी आ जाती है, यहाँ से पैसा निकाले, तो जिस कर्मचारी को देना है पेंशन में, वेतन में, जो भी काम करने हैं तब किए जाते हैं। ठीक, लेकिन जजों की सैलरी है, वो जजों की सैलरी के लिए बजट नहीं पास किया जाता, बस लिखा जाता, बजट लिखा जाता है कि जजों को इतना पैसा दिया जाएगा, बस। बजट पास नहीं, तो वोटिंग होती है, बजट किस पास किया जाता है, वो प्रस्ताव रखा जाता है, हमको सरकार के तब पैसा चाहिए, वोटिंग होगी, अगर वोटिंग फेवर में हुई तो सरकार को पैसा मिलेगा। और विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव रख दिया, कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार का पैसा काट लिया जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता कि आप यहाँ से पैसा निकाल के खर्च कीजिए। इसी को कहते हैं बजट। बजट क्या है? बजट जो है, जो लोकतंत्र है, बजट में जो है केंद्र सरकार संसद के सामने, संसद क्या है? जनता की प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, उसके सामने जाके प्रस्ताव रखती है कि देखिए हमको इतना पैसा चाहिए, आप मुझे अनुमति दीजिए। बजट ये है। तो जब संसद से बजट पास हो जाता है तब सरकार को अनुमति मिल जाती है कि ठीक है, अब सरकारी खजाने से आप सरकार पैसा खर्च करो। ये लोकतंत्र है। ये वो तंत्र नहीं है कि जब जो है किसानों ने धन कमाया और केंद्र में जमा किया और राजा की इच्छा है कि मेरी बीवी के मकबरे में मोहब्बत की बेमिसाली इमारत खड़ी की जाए तो खड़ी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको जनता के लोगों से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बजट है, ये लोकतंत्र है। बात क्लियर हो गई? तो जो जजों का वेतन है उसके लिए वोटिंग नहीं होती है। जजों का इतना वेतन है, अपने आप पास जाओ। अगर ऐसा है तो उसको कहते हैं संचित निधि को भारित। वो धन, वो व्यय, वो एक्सपेंडिचर जो संचित निधि पर भारित होता है, उसमें जब बजट के दौरान वोटिंग नहीं की जाती, बस लिखा जाता है कितना पैसा वहां पर खर्च जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, अपने आप पास।
बात क्लियर हो गई? तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, इनका वेतन भत्ता जो है संचित निधि पर भारित होता है, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बात क्लियर? माने उस पर कोई कोटिंग नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर न्याय करें। ये सब उनको इतनी अथॉरिटी दी गई है। तो एक तो उनकी सैलरी में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाए। अपॉइंटमेंट के बाद आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे कि उनकी सैलरी या उनकी कोई सुविधा है, उनका पैसा वाली कम हो जाए। और जो कानून के अंदर जो है बना हुआ भुगतना मिलना चाहिए, अपने आप जब बजट रखा जाएगा, अपने आप वहां से पास हो जाएगा। साल भर का पैसा निष्पक्ष होकर काम करो, डरो मत। ठीक, इतनी बात समझ आ रही? सैलरी बस तो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन, आप सैलरी किसकी देंगे? आप जज होगे तो दोगे। हाँ, इनका जो वेतन भत्ता है, इनकी वेतन में एक अपवाद है, कम किया जा सकता है। कम भी किया जा सकता है, एक अपवाद है। दिमाग की घोड़े दौड़ाओ, बताओ वो अपवाद क्या हो सकता है जब उनका वेतन भत्ता कम कर दोगे आप? सुप्रीम कोर्ट के जजों का कम कर दोगे? हाँ, जब वित्तीय आपातकाल हो, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही हो, ठीक, वो अपवाद है। कब जो है किया जा सकता है, कर दिया जाएगा ऐसा नहीं है, तब किया जा सकता है। लगता है घर में पैसे ही नहीं है, कटोरा लिए घूम रहे हैं और जजों को वेतन कहाँ दिया जाए, तो इसका अपवाद है। वित्तीय आपातकाल अगर लगा है तो अगर जो है आज तक कभी लगाया नहीं है वित्तीय आपातकाल, ऐसा की स्थिति नहीं आई, भारत में स्थिति आई, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कभी किसी को बताया नहीं कि हम कटोरा हमारे हाथ में आ गया है। ठीक, तो हमने कभी वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं। अभी कोरोना से स्थिति पैदा हो गई, वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, कोई काम धंधे सब रोक देंगे, सबके सरकार सब अपने घर बैठो। अब घर में बैठने से हमारी जरूरत खत्म हो जाती है, तो पूरी इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो रही है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि हमको इमरजेंसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो जब वित्तीय आपातकाल होगा तो उस दरमियान इनके वेतन, इनके सैलरी में कटौती की जा सकती है। बस ये जो सारे पॉइंट है आपको याद रखने हैं। कभी वित्तीय आपातकाल में पूछी जाएंगे या फिर जजों के बारे में पूछा जाएगा। ये नॉर्मल जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, नॉर्मल चीजें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन आदि व्यय, पेंशन आदि, देखिए उनको रहने के लिए शानदार मकान दिया जाता है। और दिल्ली में जिस जगह का मकान है शायद वहां तक 5 लाख का हो सकता है किराए हो। ठीक, उनको फ्री जो है पूरा फोन की सुविधा और जो है चिकित्सा की सुविधा, आने जाने की सुविधा, तो इस प्रकार खुद उनको देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन भत्ते, पेंशन आदि व्यय का निर्धारण, समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। कहते संसद, इसका अर्थ है संसद ने कानून बना के किया जाएगा। संसद द्वारा कोई काम किया जा रहा है, अर्थात संसद के कानून के द्वारा किया जा रहा है, ये अंडरस्टूड है। हम ना भी लिखा है तो भी आप समझ लीजिए, लेकिन संसद द्वारा माने संसदीय कानून के द्वारा, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद की विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, अंग्रेजी में दिखाना क्या है, आज देखी करती है अंग्रेजी वाला है।
और अच्छा ये भी है। हाँ गाँव रहते हो ना इसलिए। सैलरी सैलरी अलाउंसेस पेंशन सैलरी अलाउंसेस पेंशन and other expenditure and other expenditure of the judges of Supreme Court and other expenditure of the judges of Supreme Court and other expenditure of the judges of Supreme Court are determined from time to time by the parliament are determined from time to time by parliament are determined from time to time. They cannot be varied, माने changed, altered. They cannot be varied to their disadvantage. They cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during the operation of financial emergency, except during the operation of financial emergency, except during the operation of financial emergency. इन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात इन्हें माने को नहीं, सैलरी वगैरह की खर्चे है ना ये व्यय, इन्हें न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात या इनमें की जगह इनमें कर दो, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु इसका एक अपवाद है, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रपति इनमें नकारात्मक परिवर्तन, तो फिर राष्ट्रपति ऑर्डर देंगे, बस राष्ट्रपति कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, राष्ट्रपति बस कह देंगे, उसमें राष्ट्रपति इनमें नकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, पूरी बात क्लियर है? पहला चेंज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य खर्चे
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य खर्चे, वेतन भत्ते और अन्य खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अर्थात बजट के दौरान, अर्थात बजटरी प्रक्रिया के दौरान, अर्थात बजटीय प्रक्रिया के दौरान, अर्थात बजटीय प्रक्रिया के दौरान, अर्थात बजटीय प्रक्रिया के दौरान लोकसभा में बजटीय प्रक्रिया के दौरान लोकसभा में इनमें मतदान नहीं होता, इनमें मतदान नहीं होता, इनमें मतदान नहीं किया जाता। इनमें समझ रहे ना क्यों लिखा है, कुछ समझ लिखिए। इनमें मतदान नहीं किया जाता और ये स्वतः पारित हो जाते हैं, और ये स्वतः, कल्पना समझ रहे हो ना, और ये स्वतः पारित हो जाते हैं। परंतु इन पर चर्चा की जा सकती है, इस पर ये जो वेतन वगैरह है, परंतु इन पर चर्चा की जा सकती है, परंतु इन पर चर्चा की जा सकती है। हमारी चर्चा करना शुरू नहीं है। जब बजट रखा जाएगा तो बजट में जो है इसके वेतन भत्ते वहां रखे जाएंगे उस बजट में, तो उस पर संसद चर्चा तो कर सकते हैं कि जो इसको वेतन है ज्यादा है या कम है, क्या कुछ है, लेकिन बजट पारित होने की प्रक्रिया में इसमें कोई मतदान नहीं होगा। ये बिना मतदान के पारित, दूसरे व्यय सरकार को पारित कराने पड़ते हैं, वहां पर वोटिंग होती है, वोटिंग में अगर सरकार जीतती है तो व्यय की अनुमति उसको मिलती है, अगर वोटिंग सरकार हारती है तो व्यय की अनुमति नहीं मिलती। और उस पर जब वोटिंग होती है तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव लेके आता है, भाई सरकार ने कहा है मुझे कितना खर्चा चाहिए इस काम के लिए, तो विपक्ष कहता है इसका क्या उचित है, आप फालतू खर्चा कर रहे हो, हम इस पर कटौती प्रस्ताव रखते हैं। तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है, अगर विपक्ष का कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है तो कटौती प्रस्ताव का नेचर किस प्रकार का, उस प्रकार से सरकार से चीजें जो है उसकी रोकी जाती हैं, फिर सरकार को व्यय नहीं करने दिया जाता। ठीक, इसमें मितव्ययता कटौती है, नीतिगत कटौती है, इस प्रकार की कुछ कटौतियां आती हैं तो विपक्ष द्वारा रखा जाता है, इस प्रकार बजट पास होता है। लेकिन जब इनके व्यय और वेतन भत्ते रखे जाएंगे तो वहां पर कोई मतदान नहीं होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली दे आर पास्ड ऑटोमेटिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग बजट सेशन। ठीक, The operation of financial. हाँ, the salary pension etc. of the judges, कौन सा जजेस, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही ना, ये जज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर काम में बैठे जज, इनकी बात नहीं हो रही है, सारा बात सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हो रही है, उनका वेतन की बात हो रही है। The salary pension etc. of the judges of Supreme Court, of the judges of Supreme Court are charged upon the Consolidated Fund of India, are charged upon the Consolidated Fund of India, are charged upon the Consolidated Fund of India. This means during budgetary process, this means during budgetary process in the Lok Sabha, this means during budgetary process in the Lok Sabha,
they are not presented for voting. They are not presented for voting. But they are automatically passed. देखो नोट, नोट करके दो पार्ट आपको अलग से लिखा है। नोट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। अंग्रेजी में इसको लिखो, आपने लिख दिया तो आपने लिख दिया, जिसने नहीं लिखा उसने लिख लें। ये वेतन भत्ते की बात शपथ की बात नहीं कर रहे हैं, वेतन भत्ते की बात कर रहे हैं। हाँ सर, लिखा जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। सुप्रीम नोट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। लिख लो। The salaries of the judges of Supreme Court are prescribed. Salaries of the judges of Supreme Court are prescribed. Yeah, are mentioned in the second schedule of our Constitution. संविधान की दूसरी सूची में दिए गए हैं। पॉइंट सेकंड, दूसरा पॉइंट, the salary of Supreme Court, salary of the judges of Supreme Court, the salary of Supreme Court can be changed without any constitutional amendment. The salaries of the Supreme Court can be changed without any constitutional amendment. नोट में एक पॉइंट लिख लिया, हिंदी में एक पॉइंट लिख चुके हो ना, सब पॉइंट लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते संविधान संशोधन के बगैर, संविधान में संशोधन करे बगैर, संविधान में संशोधन करे बगैर संविधान में संशोधन करे बगैर परिवर्तित किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं। यहां से आपको प्रश्न मिलेगा, यहां से, क्योंकि इसी प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाता है। स्टेटमेंट दिए गए कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है। लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्तों को बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक, या जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको देख के बताना कि स्टेटमेंट सही है गलत है। तो कई स्टेटमेंट दिए होंगे, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, तो इस प्रकार से आपको वहां पर उनको पकड़ना है, जानना है। अब देखते हैं टेन्योर कार्यकाल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ तो बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल कितना होता है? 65 years रिटायरमेंट है। और अवधि नहीं अवधि नहीं हाँ, माने उनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं, संविधान उनके कोई निश्चित कार्यकाल की व्यवस्था नहीं देता कि वो 5 साल जज रहेंगे कि 10 साल रहेंगे, ये कुछ नहीं। बस ये बताता है कि जज किस उम्र तक रहेगा। तो 65 ईयर तक जो है वो जज रहेगा। अब बात की 64 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया, ठीक भाई होता भाई देखो होता, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से प्रणाली चल रही है तो सरकार और न्यायपालिका में अक्सर खनी रहती है। न्यायपालिका ने जो है राष्ट्रपति को भेज दिया कि मिस्टर एक्स को जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाइए। अब सरकार को बनाना है तो सरकार मना तो नहीं कर सकती, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के बाद सरकार मना नहीं कर सकती। जो जज कहेंगे उसी अनुसार को काम करना पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है, फाइल को जो है पेंडिंग कर देती है, रखे रहती है, टाइम बनाएंगे नहीं। अब पता चला क्योंकि सरकार को पसंद नहीं वो जज जो आने वाला है, तो पता चला जब वो अब 64 साल करीब पहुंचे, जब 62 साल करीब पहुंचा था उसको कहा गया उसको भेजो ऊपर, ज्यादा उसको मौका मिला ही नहीं। ये चीज होती है। तो सरकार प्रकार से बदमाशी करती है। तो जो भारत में जो जजों के पद खाली, हाई कोर्ट में जो है बहुत सारे जजों के पद खाली है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो भारत 25 हाई कोर्ट है और एवरेज देखा जाए 40% जो पद जो है रिक्त है जजों के हाई कोर्ट में। तो इसकी एक तो वजह कॉलेजियम सिस्टम बताया जाता है कि जज लोग इतने व्यस्त हैं कि वो एक कॉलेजियम बना के बैठे फिर बताएं कि इनको भेजो, इनको मौका नहीं मिलता। तो जब वो बताते कि इनको भेजो, इनको आप जज बनाइए हाई कोर्ट में, तो सरकार बैठी हुई है, सरकार को जो है कार्रवाई कर रही जल्दी। तो इन कारणों से जो है भारत में बहुत से जजों के पद खाली है। जब जजों के पद खाली है तो समय से न्याय नहीं हो पा रहा है। जब समय से न्याय नहीं पा रहा है तो देर से मिला न्याय, न्याय की विफलता है। देरी न्याय को विफल कर देती है। डिले डिफीट्स जस्टिस। न्याय तब न्याय होता है जब समय से मिल जाए। हम पर कोई चार्ज लग गया गंभीर और हम निर्दोष हैं, अब न्याय होगा तब होगा। हमको 20 साल 30 साल 40 साल आपने जेल में रखा, न्याय हुआ, हाँ ये निर्दोष है। अब ऐसा निर्दोष को लेकर हम क्या करें? हमारा तो करियर, हमारा जीवन, हमारी लाइफ चौपट हो गई। तो ये बहुत वेल प्रूफ जो है ये मैक्सिम है कि देर से मिला न्याय अन्याय के समान होता है। ये न्याय नहीं हुआ, हमारे साथ न्यायपालिका ने अन्याय किया है। हाँ हाँ बताइए क्या कंफ्यूजन है? क्या आर्टिकल देख रहे हैं, क्या चीज? देखिए आर्टिकल चलेगा नहीं, आपको वो समझना है। यहाँ से आर्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक? यहाँ से आर्टिकल क्या, आर्टिकल जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो फंडामेंटल राइट्स के हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल पूछे जाते हैं, इसके बाद इन्हें गिने आर्टिकल पूछे जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 जजों की नियुक्ति, अनुच्छेद 124 क्लास 2, इस प्रकार से आर्टिकल पूछे जाते हैं। बाकी अब यहाँ से आप आर्टिकल लेक्चर खत्म, आर्टिकल बहुत कम पूछे जाते हैं और मेरे तो कोई जरूरत होती नहीं, वहां तो आप उस एनालिसिस करना होता है। प्रीलिम्स आर्टिकल पूछे जाते हैं, वो भी जो है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहां जहां फुटकर जो आर्टिकल आएंगे हम आपको बताते चलेंगे, ये लिख लो। बाकी ज्यादा आर्टिकल के चक्कर में पढ़ना नहीं। हाँ टेन्योर, टेन्योर तो देखिए संविधान कोई निश्चित टेन्योर नहीं बताता, बस ये बताता है कि एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज जो है 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा, ये बताता है। ये बताता है कि जज कभी भी जो है टेन्योर नहीं दिया जाए। हमने जज आपको नियुक्त किया, आप कभी भी जो है अपना ऑफिस छोड़ के भाग सकते हो, अपना पद छोड़ के भागो, माने रिजाइन कर दो। आपके ऊपर नहीं आपका टेन्योर, जब तक आपकी इच्छा है करो, इच्छा माने 65 के अंदर ही, या फिर आप कोई गलत काम करोगे तो फिर आपको खुद ही भगा दिया जाएगा।
तो टेन्योर संविधान टेन्योर नहीं दिया है कि आप कितने वर्ष तक आप जज बनकर रहोगे। संविधान सिर्फ आपको बताता है कि एक व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र तक जज रह सकता है, मगर उसके पहले कभी भी राष्ट्रपति को अपना रिजाइन कर सकता है, या फिर अगर कोई गलत आचरण करता है या उस वो काम करने में अक्षम हो जाए, भाई केमिकल है डिस्टर्ब हो गया तो वो पागल हो जाएगा, और पागल आदमी न्याय नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अगर उसके अंदर अक्षमता आ गई है या शारीरिक अक्षमता आ गई है, ठीक, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है उसको भी जो है हटाया जाएगा। कौन हटाएगा? संसद। संसद के जो है रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। ठीक, तो ये चीज को हटाया जाता है कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संस्तुति पर ये चीज को पूछी जाती है। तो देख लीजिए, संविधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कोई सुनिश्चित कार्यकाल नहीं निर्धारित करता। संविधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं निर्धारित करता। The Constitution does not prescribe. The Constitution does not prescribe. The Constitution does not prescribe for does not prescribe any fixed tenure. Does not prescribe any fixed tenure for the judges of Supreme Court. There are some provisions. There are following some provisions in this regard. There are following some provisions in this regard. इस संबंध में निम्नलिखित कुछ व्यवस्था दी गई है। कहाँ? संविधान दी गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कुछ व्यवस्था दी गई है। He can hold, 1 2 3 करके लिखना है या ABC करके लिखना है। He can hold his office. He can hold his office until he attains the age of 65 years. He can hold the office until he attains the age of 65 years. Any question regarding his age? Any question regarding his age is determined. Any question regarding his age is determined by an authority, and in the manner by such authority, and in such manner as may be क्या लिखा है? is determined by such authority in such manner as may be provided by the parliament. As may be provided by the parliament. हम ये कहा है कि एक जज जो 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा, उसकी उम्र को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो पार्लियामेंट द्वारा उसका निर्धारण किया जाएगा। पार्लियामेंट उसकी कोई व्यवस्था देगी इसको कैसे और किस तरीके से है उसको तय किया जाएगा। जब इस हाईकोर्ट में क्या होता है, हाईकोर्ट में जजों की संख्या को लेकर उसकी उम्र को लेकर कोई निर्धारण होता है तो वो राष्ट्रपति करते हैं हाईकोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज के उम्र को लेकर कोई बात पैदा होता है राष्ट्रपति नहीं, हमारा संसद करती है। ठीक, तो हिंदी में लिख लीजिए।
निम्न लिखा है इस संबंध ये संबंध में कुछ प्रावधान लिखा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है। 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष तक नहीं, उस उम्र तक, 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। और उसकी उम्र से जुड़ा कोई विवाद, संसद के कानून द्वारा निपटाया जाएगा। और उसकी उम्र से जुड़ा कोई विवाद संसद के कानून द्वारा तय किया जाएगा। संसद कानून बना के कोई व्यवस्था देगी कि जो है वो अथॉरिटी उस विवाद को सुलझा ले और इस तरीके से सुलझाए। सेकंड पॉइंट, he may resign his office by writing to the president. He may resign his office. ये जो पॉइंट ना, यहां से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं। इन्हीं चीजों पर प्रश्न बनना है कि उसकी उम्र कितनी होगी, वो कैसे त्याग पत्र देगा, किसको संबोधित करके त्याग पत्र देगा। तो he may resign his office by writing to the president. इसको जब ये पूछा जाता है, जब राष्ट्रपति न्यायाधीश रिजाइन करता है तो किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक, सामान्य नियम है, जो व्यक्ति आपको नियुक्त करता है वही व्यक्ति आपको बर्खास्त करता है। तो अगर आपको खुद ही बर्खास्त होना, खुद ही त्याग पत्र देना, तो आप उसी को संबोधित करो। ये सामान्य नियम है। माने जिसने हमको नियुक्त किया उससे छोटी अथॉरिटी हमको हटा नहीं सकती। तो नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए या राष्ट्रपति को लिखकर अपना त्यागपत्र देता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। यूं भी कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। मेन कंसेप्ट आप याद रखिए ना, वहां किसी भी लोग को कहा जा सकता है। तीसरा है, he can be removed by the president. He can be removed by the president on recommendation of parliament. He can be removed by the president on recommendation of parliament. संसद की सिफारिश पर उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से निष्कासित। आपने क्या शब्द बोला था? लंबित नहीं, लंबित तो अलग चीज। लंबित माने होता है कि आपको सस्पेंड किया प्रश्न के लिए आप फिर से रिवाइव हो सकते हैं। निलंबित क्या होता है? सस्पेंशन और टर्मिनेट में अंतर होता है, रिमूवल में अंतर होता है। एक व्यक्ति को हमने सस्पेंड किया, हम कहें कि 2 दिन टीचिंग सस्पेंड रहेगी, माने 2 दिन बाद टीचिंग फिर से जो है रिज्यूम होगी, फिर से चालू कर दी जाएगी। तो सस्पेंशन होता है, इस ये फॉर द टाइम बिंग होता है, टेम्पोररी होता है, थोड़े समय के लिए होता है सस्पेंशन। और रिमूवल परमानेंट होता है, कैंसल परमानेंट होता है। हम कहते हैं टीचिंग अब यहाँ की कैंसल कर दी गई है, माने अब टीचिंग नहीं होगी। सस्पेंड की गई, थोड़े समय के लिए रोकी गई है, स्थगित की गई है, फिर से वो चालू हो जाएगी। क्या लिखा है? संसद की सिफारिश पर उसे राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। अब देखिए एग्जाम में पूछेगा कि
न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये अधूरी बात है। हाँ, पूरी बात है। संसद पर हाँ, संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। संसद पहले उससे सिफारिश करेगी, हाँ इसको हटाइए, तो सिफारिश करेगी मतलब तो महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक, अब हरी बड़ी रिमूवल, रिमूवल, हाँ ब्रैकेट लिखिए इम्पीचमेंट, ब्रैकेट में इम्पीचमेंट, हिंदी में लिखिए निष्कासन, और ब्रैकेट में महाभियोग, ब्रैकेट में महाभियोग, ब्रैकेट में महाभियोग आप ब्रैकेट लिखेंगे। नहीं, संविधान महाभियोग सब नहीं लिखा, लेकिन परीक्षाओं में इसको जो महाभियोग करके खूब पूछा जाता है। और जब आप भी लिखोगे, जब आप भी एक्सप्लेन कर रहे होगे, तो आप भी महाभियोग आराम से आप लोग कर सकते हो। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, हाँ उसको तभी उस महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है, और उसका महाभियोग होता भी है अपने तरीके का। ये उससे मिलती जुलती प्रक्रिया है, राष्ट्रपति वाले तरीके से उसमें महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, यहाँ पर भी एक सदन से दूसरे सदन होगा, दूसरे सदन जाएगा, वहां पारित होगा, तो बहुत कुछ प्रक्रिया जो है महाभियोग से मेल खा रही है। तो आपको परीक्षाओं में जो है जजों के लिए जो शब्द का प्रयोग मिलेगा परीक्षाओं में, आईएएस की भी परीक्षा में, वो महाभियोग शब्द का प्रयोग मिलेगा। संविधान में महाभियोग नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको देख लीजिए क्या है। देखिए संविधान ये कहता है कि अगर जज पर साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर उसको संसद में विशेष प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, संविधान में कहना है। लेकिन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे जो है प्रस्ताव रखा जाएगा, कहां कैसे जाएगा, इसके बारे में संविधान जो है संसद को अधिकार देता है कि प्रक्रिया, जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया आप तय कर लीजिए। संविधान बस ये कहता है कि जज को साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के संबोधन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। लेकिन उस पर जो कदाचार की प्रक्रिया क्या होगी, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, जो संसद खुद तय करे। तो संसद उस पर कानून बनाकर, जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाकर और पूरी प्रक्रिया का निर्धारण किया है। तो जज को कैसे हटाया जाता है, ये चीजें दो चीजों के मिलकर सामने आती है। तो संविधान में इसके लिए व्यवस्था की गई है। संविधान बताता है कि जज को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, और संसद में जो है संसद के संबोधन को हटाया जाएगा। माने जब संसद जो है कहेगी जज राष्ट्रपति से कि आप इसको हटाइए, तो आधार बताया गया साबित कदाचार और अक्षमता। ठीक, तो जज को हटाने का आधार क्या है? जज के लिए न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। कौन न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का। जज को हटाने का आधार है साबित कदाचार, साबित कदाचार और अक्षमता। माने ये हटा जाएगा, पहले साबित करो। कदाचार में भ्रष्टाचार, उसने कोई गलत आचरण किया है किसी भी तरीके का, तो आप पहले साबित कीजिए उसने कोई गलत आचरण किया है, आप साबित कीजिए। अथवा साबित कदाचार, और ऐसा नहीं कि दोनों चीजें एक साथ हो, कोई भी चीज हो जाएगी नहीं। अच्छा वहां कदाचार हो गया, अभी अक्षमता होगा नहीं, कोई भी एक चीज अक्षमता साबित, जब साबित हो जाएगा तब जो है वो प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। राष्ट्रपति के संदर्भ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति पर अगर आरोप है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उस आरोप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। राष्ट्रपति का महाभियोग आप देखिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग में बस जो आधार है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। अब राष्ट्रपति का संविधान का उल्लंघन का आरोप लगा तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। एक सदन से प्रस्ताव पारित हो गया उसको हटाने का, तो दूसरा सदन जाएगा,
अब दूसरे सदन में देखो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, दूसरे सदन में जांच की जाएगी जिस पर तथ्य संभान का उल्लंघन किया है। दूसरा सदन उस आरोप की जांच कराता है, किसमें? राष्ट्रपति में। यहाँ पर क्या प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी, महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी संसद में, जब तक कि साबित न हो जाए। तो आधार क्या? साबित कदाचार अथवा अक्षमता, तब प्रक्रिया महाभियोग की आरंभ की जाएगी। यह अंतर है। ठीक, अभी और भी कई अंतर है। देखिए किस प्रकार से क्या होगा। साबित कदाचार अक्षमता के आधार पर अगर संसद में जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर दिए, संसद कैसे करेगी? वहां प्रस्ताव पारित होगा। अगर संसद राष्ट्रपति से सिफारिश कर दिए और राष्ट्रपति उसी सेशन में अगर ऑर्डर देता है, हाँ जज को बर्खास्त किया जाए, उसे सिग्नेचर करना होगा ऑर्डर में, तो जज जो है बर्खास्त हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या होता है? किसी जज पे आरोप लगा, साबित नहीं हुआ है, किसी जज पे आरोप लगा, तो अब वो प्रक्रिया कहां से आरंभ की जाएगी? वो प्रक्रिया या तो लोकसभा से आरंभ की जाएगी या राज्यसभा से। राष्ट्रपति में भी ऐसा होता था। राष्ट्रपति पे अगर आरोप लगा है संविधान को उल्लंघन का, उसको हटाने की प्रक्रिया लोकसभा से या राज्यसभा से भी आरंभ की जा सकती है। लेकिन आरंभ करने की कुछ औपचारिकताएं होती हैं। राष्ट्रपति क्या था कि अगर प्रक्रिया को आरंभ करना है लोकसभा से राज्यसभा से, तो जिस सदन से प्रक्रिया आरंभ हो रही है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य जज पे जो आरोप उन्होंने लगा रहे हैं उस पर अपने सिग्नेचर करें, और सिग्नेचर करने के बाद अपने सदन के सभापति या अध्यक्ष को दें। ये राष्ट्रपति के महाभियोग होता है। आपको याद आ रहा है? अगर राष्ट्रपति का महाभियोग चलना है, मान लीजिए लोकसभा से महाभियोग चल रहा है, ठीक, तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्य जो है उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, इसलिए इस पर महाभियोग चलाया जाए। वो प्रस्ताव जो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के पास भेजा जाएगा। लेकिन मान लीजिए जज है, जज पर कोई प्रक्रिया आरंभ होनी है, तो प्रक्रिया आरंभ होने के लिए क्या होता है? अब मान लो हाईकोर्ट आरंभ हो रही है, तो हाईकोर्ट के 1/4 सदस्य नहीं, हाईकोर्ट के कम से कम 100 सदस्य जो है ऐसा प्रस्ताव जो है सुप्रीम लोकसभा के 100 सदस्य जो है ऐसा प्रस्ताव, माने जो प्रस्ताव होगा उस पर सिग्नेचर करके, जो आरोप होगा उसमें सिग्नेचर करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लेकिन आज मान लीजिए की प्रक्रिया आरंभ हो रही है राज्यसभा से, तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम से कम 50 सदस्य, वहां के 50 सांसद जो है जज के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर सिग्नेचर करके वहां के सभापति को देंगे। इस पर जो है आप इसको आरंभ करवाइए। ठीक, ये प्रोसेस है। राष्ट्रपति क्या था? अगर राज्यसभा से आरंभ हो रहा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य, 50 नहीं, 1/4 सदस्य सिग्नेचर करके सभापति को देंगे। ठीक, तो इसमें प्रक्रिया क्या है? अगर लोकसभा से आरंभ हो रहा है, यहाँ कितने सदस्य होंगे? कम से कम 100 सदस्य जो है इस बात को लोकसभा अध्यक्ष को देंगे कि देखिए आप इस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ कीजिए। तो अगर राज्यसभा से हो रहा है, क्या कितने होंगे? यहाँ कम से कम 50 सदस्य। ये वो एक व्यक्ति कह रहे उस पर काम हो जाए, नहीं कम से कम व्यक्ति को दिखाई पड़े जो उसके साथ आ रहे हैं, क्योंकि अंत में संसद सदन में पारित करना पड़ेगा। वो आपके पक्ष में कोई व्यक्ति नहीं तो कैसे पारित हो पाएगा? अब देखिए मान लीजिए प्रक्रिया गई, उन्होंने भेजा लोकसभा के अध्यक्ष को, तो लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर है कि वो जो उसके पास ये आया है रिक्वेस्ट, ये जो प्रपोजल आया है इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। और उसने वही कह दिया सब फालतू की बात है, तो बात वही खत्म हो जाएगी, कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलेगी। ठीक, उसमें होता क्या है, जब उनके पास पहुंचता है तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं, उसको बातचीत करते हैं कि देखिए ये आरोप लगाया गया है जिस पर आप बताइए क्या इस लायक है, इस पर आगे बढ़ा जाए। तो वो अगर उससे कहते हैं कि हाँ आरोप इस लायक है, तो फिर आगे की प्रक्रिया आरंभ होती है। अगर इतना फालतू की बातें हैं, जैसे दीपक मिश्रा है, दीपक मिश्रा पर जो है राज्यसभा में जो है इनके महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। राज्यसभा में उसमें अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू, सभापति थे चेयरमैन वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने उनके पास जब वो आई उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, सब फालतू की बातें हैं। तो उन पर महाभियोग के प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाया। ठीक, तो पहले जिस सदस्य जाएगा, अगर लोकसभा से जाएगा तो 100 सदस्य, राज्यसभा से प्रक्रिया में 50 सदस्य आरोप पत्र पर सिग्नेचर करके लोकसभा में तो अध्यक्ष को, राज्यसभा में सभापति को भेजेंगे। अब ये अध्यक्ष या सभापति जैसी भी स्थिति हो,
ये उन पर निर्भर करेगा कि इसको हम एडमिट करें या इसको रिफ्यूज कर दें, रिजेक्ट कर दें। ठीक, अब मान लीजिए अध्यक्ष ने या सभापति ने जहां भी प्रक्रिया की बातचीत चल रही है उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है इसमें दम है पर बात आगे बढ़ानी चाहिए, तो वो पहले जांच करवाएगा। वो एक जो है जांच कमेटी गठन करेगा, एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाएगा और उस इंक्वायरी कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। हाँ नहीं क्या करेगा, अगर उसने सोच लिया कि हमको प्रक्रिया आरंभ करनी है तो वो 14 दिन का नोटिस देगा जज को कि देखिए आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं और इसकी हम जांच करवाने जा रहे हैं। ठीक, तो 14 दिन की नोटिस पर 14 दिन बाद जो है जांच आरंभ की जाएगी, ताकि अगर जज अपना कुछ पक्ष रखना चाहता है, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर यौन उत्पीड़न का सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगा हुआ है, तो सिर्फ चार्ज लगाना अगर बनती सच्चाई कितनी देखी जाएगी, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जांच करेगी। तो इसके पहले कि उस पर जांच शुरू की जाए उस जज पर, उसको जो है 14 दिन की नोटिस दी जाती है। 14 दिन के बाद जो है जो कमेटी बनी है जो अपनी जांच आरंभ करती है, वहां जज अपना पक्ष रख सकता है कि हम पर आरोप झूठा लगा हुआ है, ये परिस्थितियां थी, ये बात थी, हमको दुर्भावनापूर्वक फंसाया गया है। ठीक, अब जो कमेटी बनेगी जो जांच करेगी वो कमेटी गठन कैसे होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, वो चीफ जस्टिस हो सकता है, वो कोई दूसरा न्यायाधीश हो सकता है, एक जज सुप्रीम कोर्ट का होगा उस कमेटी में। कमेटी में 3 सदस्य होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का सदस्य होगा न्यायाधीश, एक भारत में 25 हाईकोर्ट है, उन 25 हाईकोर्ट में से किसी भी एक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस आ जाएगा, और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति जो विधि का, लॉ का अच्छा जानकार है, कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कोई पारंगत विधि शास्त्री। इस प्रकार से 3 सदस्यों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। माने 3 सदस्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और एक पारंगत विधिज्ञता। ये 3 लोग मिलकर जांच करेंगे और जांच करने में अगर इन्होंने पाया कि हाँ जो मामला पर बनता है वो सही है, तब अब जो महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाए। अगर वो पाते हैं कि जिन पर जो आरोप लगे थे जांच पाया गया सब फालतू के थे, तो फिर प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो मान लीजिए उन्होंने पाया कि हाँ बात सही है, ठीक, तब फिर आगे काम शुरू किया जाएगा। पहले यहां तक लिखा है, पूरा पढ़ा दे, समझा दें क्या करें, क्या करें, लिखा दीजिए सर। लिखा दें, लिख लीजिए। वो तीसरा पॉइंट क्या था टेन्योर में, तीसरा पॉइंट क्या था, So he can be removed by the president. by the president By the president recommendation of parliament. on recommendation. A judge of Supreme Court, a judge of Supreme Court can be removed, can be removed can be removed by the president, can be removed by the president only after address, only after an address by the parliament, an address by the parliament has been presented before has been presented to the president, has been presented to the president. क्या लिखा है, Has been presented to मैंने पूरा पढ़ the judge of Supreme Court can be removed by the president only after an address by the parliament has been presented to him,
प्रेसिडेंट हाँ टू प्रेसिडेंट एक बार थ्रेड ऊपर सामने लिख दिया ना एक बार, तो अब बाद में बार बार नाम लेते बात में हिंद कर दो। in the same session on the ground of proved misbehavior or incapacity, on the ground of proved misbehavior और इनकैपेसिटी। जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किस आधार पर बताया जाएगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और अक्षमता, मिसकैपेसिटी। हिंदी कुछ लिखा है? सुप्रीम कोर्ट को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संविधान दो आधार देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए संविधान दो आधार देता है। संविधान दो आधार देता है। संविधान दो आधार देता है। एक साबित कदाचार, एक है साबित कदाचार, अथवा दूसरे नंबर पर दूसरा आधार है अक्षमता। उपरोक्त आधार पर, पहला चीज कीजिए, लिखिए उपरोक्त आधार पर संसद के संबोधन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश को पद से निष्कासित किया जा सकता है। पद से निष्कासित किया जा सकता है। पद से निष्कासित किया जा सकता है। परंतु निष्कासन का यह आदेश संसद के उसी सत्र में राष्ट्रपति को देना होता है। इसका यह है, मान लीजिए संसद में बजट सेशन चल रहा है और यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई और उस प्रक्रिया पास हो गई और उसने जो है संस्तुति कर दी, रिकमेंड कर दिया इसको हटाइए। अब राष्ट्रपति हटा नहीं रहे, संसद का सेशन खत्म हो गया। अब बाद में अगले सेशन में राष्ट्रपति कहना उसको हटा दिया गया, तो ये नहीं होता है। इस बात के आधार उसी सेशन में जहां प्रस्ताव पारित हुआ, आपका भेजा गया, आप उसको तुरंत सिग्नेचर कीजिए, उसमें आदेश दीजिए। अगर उस सेशन को आप छोड़ देते हो फिर राष्ट्रपति कहते हैं तो वो नहीं चलेगा। उसी सेशन, इन द सेम सेशन, ठीक। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो है एक विशेष प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।
जो ये निष्कासन का प्रस्ताव है संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, अलग अलग। अगर राज्यसभा से प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन वो चीज बाद, ये चीजें बाद में आएंगी, उसके पहले क्या होगा, जांच की जाएगी। ठीक है, ठीक है। आगे लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, यह निष्कासन का प्रस्ताव, यह निष्कासन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से अलग अलग, यह निष्कासन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जिस इम्पीचमेंट मोशन is to be passed, this impeachment motion should be supported, this impeachment motion। अब देखिए, हम impeachment motion शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संविधान के लिए कहा गया है, लेकिन आप अपनी बात को कैसे कहोगे? इसलिए आप impeachment शब्द का प्रयोग कर सकते हो। और खुद आपको परीक्षाओं में आपको जो है, जब आप एग्जामिनेशन में अपियर होते तो impeachment शब्द खूब आपको मिलेगा। तो हाँ, बहुत तरीके और नहीं जाना है, ये तो impeachment देने क्या है, वो समझने के लिए। This impeachment motion should be supported by special majority, should be supported, this impeachment motion should be supported by special majority of each house, by each house of parliament, each house of parliament। हिंदी क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है कि यह निष्कासन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। हिंदी पहले लिखा दिया है, by each house of parliament। आगे बढ़ा जाए। नहीं।